नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ऑटोनोमस रिपेयर सिस्टम को लेके है। अभी हमारी आईटी बॉम्बे के प्रोफेसर रमेश कुमार सिंह की तरफ से एक लेजर बेस्ड ऑटोमेटेड रिपेयर सिस्टम को डेवलप किया गया, जिसमें हाई एक्यूरेसी के साथ डैमेज पार्ट्स को रिपेयर और वेल्ड किया जा सकता है। अभी जो नॉर्मल रिपेयरिंग प्रोसेस होता है उसमें हम या तो वेल्डिंग करते हैं या थर्मल स्प्रेइंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वेल्डिंग करने के लिए भी एक एक्सपीरियंस और स्किल्ड वेल्डर और टेक्नीशियन की जरूरत पड़ता है। लेकिन अभी आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर की तरफ से जिस लेजर बेस्ड रिपेयर सिस्टम को बनाया गया है, ये बहुत ही हाई लेवल की एक्यूरेसी के साथ टूटे हुए पार्ट को रिपेयर कर सकते हैं या फिर वेल्ड कर सकता है, और इसके अंदर हम मिनिमल ह्यूमन एफर्ट्स को डालने के बाद भी डिजायर्ड रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं। अभी इस नई टेक्नोलॉजी को वैलिडेट किया जा रहा है, यानी कि इसकी टेस्टिंग वगैरह किया जा रहा है, और जैसे इसकी टेस्टिंग को कंप्लीट किया जाएगा तो उसके बाद भारत में अत्याधुनिक लेजर बेस्ड रिपेयर और मेंटेनेंस इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने का उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें किसी भी डिफेक्टिव इक्विपमेंट को एक लेजर बेस्ड स्कैनर में स्कैन किया जाएगा, जिसके बाद इसमें मौजूद एआई सिस्टम ऑटोमेटिकली डैमेज का पता लगाने के साथ साथ एक लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी डिपॉजिट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस डैमेज को ठीक करने का काम किया जाएगा। साथ ही उसको एकदम पहले की तरह रिफाइन किया जाएगा, और ये भी एकदम ऑटोनोमस तरीके से होने वाली है। अभी इस तरीके से आगे चल के हमारे कई हाई वैल्यू कंपोनेंट्स को और टर्बाइन्स को रिपेयर किया जा सकता है, और आगे चल के टेक्नोलॉजी एक नेक्स्ट जनरेशन की रिपेयर या फिर मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी होने वाला है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। अभी ट्रिब्यून न्यूज की तरफ से पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी बांग्लादेश में एक मिसाइल रिपेयर बेस को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। अब देखा जाए तो स्ट्रेटेजिकली ये भारत के लिए एक खतरा हो सकता है, क्योंकि शुरू से ही चाइना का जो स्ट्रेटेजी रहा है वो भारत को घेरने का रहा है, और वेस्ट में पाकिस्तान, साउथ में श्रीलंका और ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों को अपने तरफ करने की कोशिश चाइना सालों से कर रहा है। अभी जो अपडेट सामने आता है उसको हालांकि कुछ हद तक बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसका चाइना को कुछ हद तक फायदा मिलने वाला है। दरअसल चाइना और बांग्लादेश के बीच FM-90 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए एक डील को कई साल पहले फाइनल किया गया था, और 2011 में चाइना की तरफ से पहली FM-90 सिस्टम को बांग्लादेश को डिलीवर किया गया था। ये एक शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी रेंज 15 से 16 किलोमीटर तक होने वाली है, और इसकी जो रडार है वो मैक्सिमम 25 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे भारत को कोई डायरेक्ट खतरा तो नहीं है। लेकिन अभी बांग्लादेश में चाइनीज फर्म वैनगार्ड की तरफ से अपनी एक नई मिसाइल फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने के बाद बांग्लादेश में आगे चल के चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट के प्रेजेंस काफी हद तक बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है, और बांग्लादेश जितना चाइनीज वेपन का इस्तेमाल करता रहेगा उतना ये चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होने लगेगा, और अगर डिफेंस सेक्टर में कोई देश किसी देश के ऊपर डिपेंड रहता है तो वो आगे चल के कभी भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता है। तो आगे चल के मे भी चाइना बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। तो हालांकि अभी के लिए इसमें भारत को कोई डायरेक्ट खतरा नहीं है, लेकिन अगर हम बांग्लादेश में बढ़ रही चाइनीज इन्फ्लुएंस को रोकने में कामयाब नहीं होते हैं तो आगे चल के ये भारत के लिए खतरा बन सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि पूरे दुनिया भर में जितने भी फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं उन सभी को अलग अलग ग्राउंड बेस्ड रडार्स की मदद से और कुछ फ्लाइट्स को सैटेलाइट्स की मदद से ट्रैक किया जाता है। ठीक वैसे ही भारत की तरफ से अपने एयर स्पेस के अंदर ऑपरेट करने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट को ग्राउंड बेस्ड रडार स्टेशन की मदद से ट्रैक किया जाता है, और मोस्टली इन रडार्स को VL के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया, जो कि हमें लॉन्ग रेंज की ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। अब इसमें इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक मल्टी सेंसर ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत में अलग अलग लोकेशन में एस्टेब्लिश किए गए रडार स्टेशन की तरफ से लिए गए डाटा को कलेक्ट करके प्रोसेस किया था, और उसके बाद इससे लिए गए एक एस्टिमेटेड टारगेट की पोजीशन का पता लगता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम पूरे भारत में अलग अलग लोकेशन में मौजूद रडार्स की डाटा को कलेक्ट करते हैं, कि उसको प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो इसमें किसी भी एयरक्राफ्ट की पोजीशन का पता लगाने में सिग्नल डिले होने की वजह से या नॉइज की वजह से या सिग्नल ओवरलैपिंग की वजह से थोड़े बहुत एरर होने के चांसेस बढ़ जाता है। अब नॉर्मल इन ट्रैकिंग सिस्टम की इफेक्टिवनेस 85% से 88% के बीच बताया जाता है, लेकिन अभी IIT हैदराबाद की तरफ से एक AI बेस्ड एल्गोरिथम सिस्टम को डेवलप किया गया, जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ये हमें लगभग 91% तक की एक्यूरेसी को प्रोवाइड कर सकता है।
अब इस नए सॉफ्टवेयर को VL को टेस्टिंग करने के लिए भी दिया गया है, जहां पर VL की तरफ से इसे अलग अलग एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जा रहा है और अगर इसमें कुछ बग्स आते हैं तो आगे चल के इसको फिक्स करने की कोशिश भी किया जा रहा है। लेकिन अगर इस AI सिस्टम को भी एक्टिव किया जाएगा तो ये पहले के मुकाबले हमें बेहतर तरीके से ट्रैकिंग कैपेबिलिटी देने वाली है, जिससे हम दुश्मन के एयरक्राफ्ट को बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करने के साथ साथ हमारे रडार गाइडेड मिसाइल्स को भी बेहतर एक्यूरेसी के साथ गाइडेंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला अपडेट अफगानिस्तान की तरफ से है और अभी कुछ चिंता करने वाली बात सामने आई है। अब आप सबको पता होगा कि जब US की तरफ से अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को वापस लिया गया था तो इसी बीच बहुत सारे US डिफेंस इक्विपमेंट्स, राइफल्स, वेस्ट और यहाँ तक कि नाइट विजन सिस्टम को अफगानिस्तान में छोड़ दिया गया था और तब ये बात संदेह किया जा रहा था कि मे बी आगे चल के इन सिस्टम को पाकिस्तानी बेस्ड सुअरों की तरफ से भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वो तालिबान को तब अफगानिस्तान में आर्मी के खिलाफ लड़ने में मदद कर रहे थे और बदले में आगे चल के भारत के खिलाफ तालिबान को सपोर्ट करने की उम्मीद कर रहे थे। अभी तक डायरेक्टली तालिबान की तरफ से भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन हाल ही में ही तालिबान की तरफ से अपने एक पानीपत नाम की यूनिट को तैयार किया गया था, जिसको देखने के बाद भारत की तरफ से इसका विरोध किया गया था। इसके बाद अभी आर्मी की तरफ से बताया गया कि LOC में भी अभी ऐसे ही कुछ इक्विपमेंट पाए गए हैं जो कि US ऑरिजिन हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि वही वेपन है जिनको US की तरफ से अफगानिस्तान में छोड़ दिया गया था और अभी इन सिस्टम को अफगानिस्तान में ट्रेन किए गए हाई लेवल की सुअरों के साथ देखा गया, जो कि अभी भी धीरे धीरे कश्मीर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आगे चल के कश्मीर में घुसने की कोशिश करने वाले हैं। एक एस्टिमेशन के मुताबिक लगभग 6 लाख से ज्यादा स्मॉल आर्म्स को US की तरफ से अफगानिस्तान में छोड़ दिया गया था और सेम इक्विपमेंट को अभी आतंकवादियों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सभी अभी वो भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाले हैं। हमारे 19 इन्फेंट्री रेजिमेंट के GOC के मुताबिक इंटेलिजेंस सोर्सेज की तरफ से बताया गया कि LOC के उस पार मौजूद लॉन्च पैड्स में अभी लगभग 110 से 130 के आसपास सुअर मौजूद होने की खबर है, जो कि आगे चल के किसी भी वक्त कश्मीर रीजन में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल वो अपने तरफ से तो घुसपैठ करने की कोशिश कर ही रहे, लेकिन इंडियन आर्मी की स्ट्रॉन्ग नो इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड की वजह से वो घुसपैठ करने में कामयाब नहीं हो रहे। पर अगर उनके पास US मेड नाइट विजन सिस्टम और US मेड राइफल्स और एमुनिशन आ जाते हैं तो ये एक अलग ही चैलेंज को क्रिएट करने वाला है, क्योंकि मोस्टली इन सुअरों के पास लोकल मेड AK-47 मौजूद होता है जिसे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया गया होता है और इनकी एक्यूरेसी इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो ओरिजिनल US मेड राइफल्स होते हैं ये उनके मुकाबले काफी ज्यादा एक्यूरेट है और अभी इन सुअरों के पास मॉडर्न असॉल्ट राइफल आने की वजह से ये इंडियन आर्मी के लिए आगे चल के एक नई सरदर्द बनने वाला है। अगले अपडेट में हम एक ही हेडलाइन के अंदर 2 अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। वैसे दोनों ही छोटे छोटे अपडेट होने वाले हैं। पहला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। ओमान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी भारत और ओमान की एयरफोर्स के बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया है। इस एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज ईस्ट ब्रिज रखा गया और इसे अभी 21 फरवरी से 25 फरवरी तक करने का प्लान किया गया है। अभी रॉयल ओमान एयरफोर्स की एक टीम इसके लिए निकल चुकी है, जो कि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स के साथ इस जॉइंट एक्सरसाइज में शामिल होने वाला है। फिलहाल के लिए अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको लेके कोई भी ऑफिशियल नोटिस को इशू नहीं किया गया है, तो अभी के लिए ये क्लियर नहीं हो रहा है कि इस एक्सरसाइज के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसमें कौन कौन से फाइटर जेट शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा दूसरी अपडेट की बात करें तो अभी डिफेंस एक्सपो को लेके, क्योंकि अभी डिफेंस एक्सपो को एक दिन के लिए एक्सटेंड करने का प्लान किया गया है और आज ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसको लेके एक ऑफिशियल नोटिस को इशू किया गया था कि अभी इसे 10 से 14 मार्च तक कंडक्ट किया जाएगा। पहले इसे 10 से 13 मार्च तक कंडक्ट करने का प्लान किया गया था और अभी एक दिन के लिए इसको एक्सटेंड करने का फैसला किया गया है। इसे अभी एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एग्जीबिशन कहा जा रहा है और अभी तक इसमें लगभग 930 से ज्यादा कंपनीज अपना नाम रजिस्टर कर चुके हैं और उम्मीद किया गया था कि इस बार इसमें 1000 तक इंडियन और फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि यह नंबर अभी और भी ज्यादा ऊपर जाने वाला है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।